ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ। मैं सब तो पहले गृह मेंबर थी कि जिन्हें जनरल हाउस किया जे करप्शन वाले है उन्होंने FIR भी होनी चाहिए और उन्होंने बाईकाट होना चाहिए। कि तुझे ऐड दी क्यों तो कोई पावर नहीं है। इसी तो मैं आपको कह रहा उन्हें संगठन क्या है कि असी स्टाफ अपने मतबल का पढ़ांगे किसी मैंबर नू इंटरफेयर तक नहीं करने जाने। मैं तो इंडिपेंडेंट केंद्रीय ग्रुप से तो बोल रहा मैं तो किसी पार्टी की नहीं है मैंने किसी की जरूरत नहीं है। कि आप लोग कोई भी सवाल मेरे से 1 मार्च को जो सवाल मैंने दिए थे उसके बारे में भी पूछ सकते हो। जो आज सवाल मैं करने जा रहा हूँ उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो क्योंकि ये सच्चाई की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है और ईमानदारी की लड़ाई है। एक तरफ बेईमान टीम है, एक तरफ ईमानदार टीम है, तो आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो मैं आपको कोई गुस्सा नहीं करूंगा, मैं आपको कोई ये नहीं कहूँगा मैं आपसे नाराज हो गया। कोई भी सवाल आप मेरे से जो पॉइंट मैं आपको देने जा रहा हूँ आज भी इनमें से आपको बिल्कुल क्लियर हर बात बताऊंगा। अगर कहोगे तो मौके पे ले जाकर भी आपको सारी चीजें मैं दिखा सकता हूँ। मैंने इनसे 1 मार्च को 10 सवाल पूछे थे। बड़ी हैरानगी की बात है कि मैं तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक मेंबर हूं, अगर उसको ये जवाब नहीं दे रहे तो आम संगत को ये क्या जवाब देंगे। इसका मतलब ये है कि मन मर्जी चल रही है। कमेटी में 2 प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी की अपनी मन मर्जी कर रहे हैं और कोई एग्जीक्यूटिव में बुलाकर कोई किसी चीज को पास कराना है वो नहीं। जनरल हाउस की बात करो तो उसका तो नाम भी मत लो, उनके लिए जनरल हाउस कोई महत्व नहीं रखता। 10 सवाल आपको मैंने कहा था उसके बारे में आज आपको उस वक्त मैंने क्लियर नहीं किया था। NGO के बारे में मैंने क्लियर नहीं किया था, आज मैं क्लियर करने जा रहा हूं क्योंकि इन्हीं के सदस्य हैं जो ज्वाइंट सेक्रेटरी आज की डेट में पप्पू जी जो फतेहनगर से मेंबर हैं, उन्होंने ही एक टीवी चैनल वाले को कहा, उसने पूछा कि ये जो डायलिसिस का आप शुरू कर रहे हो ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी शुरू कर रही है या किसी को आपने दिया है। तो उन्होंने माना कि ये हमने एक NGO को दे दिया। डॉक्टर वेंकटेश नाम है उसका, उसने सिद्धार्था एक्सटेंशन में मकान में किराए पे लिया हुआ है और ये NGO का नाम मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं। जो ये कह रहे हैं कि हमने किसी को नहीं दिया उसका क्लियर करने जा रहा हूं। नीप्रो रोनल केयर, क्योंकि ये भी मेरे को नाम किसी ने भेजे हैं, इसमें कोई स्पेलिंग गलती भी हो सकती है या कहीं नाम में कुछ मतलब चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है कि इन्होंने ये जो जमीन फ्रेंड की, उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि फ्रेंड की जमीन में
कोई डायलिसिस का कोई मतलब नहीं बनता। किसी हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहां पर या तो बेसमेंट में होंगी या पीछे की साइड में होंगी। मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फ्रंट की जमीन की कीमत है, फ्रंट की जमीन में पार्किंग की कीमत है, और वो कोई 1, 2 को 4 करोड़ की जमीन नहीं है। मेरे हिसाब से कम जो जमीन इन्होंने दे दी, बिल्डिंग इंक्लूडिंग करो तो कम से कम नहीं तो 100 करोड़ रुपए का काम है। 100 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है वो। अगर आज हम किराए पे भी दें तो कम से कम बिल्डिंग का किराया 5 करोड़ रुपया आ सकता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। और आपको हैरानगी होगी कि जो इन्होंने मशीनें लगाई हैं, जो भी एनजीओ ने लगाई है, उसको रिजेक्ट मशीनें लेके आए हैं जो आधे मूल पे है। डायलिसिस की मशीन जो है वो ज्यादा से ज्यादा 3 लाख या 2.5 या 3 लाख रुपए की है, लेकिन रिजेक्ट मशीनों की जो कंपनी रिजेक्ट, और कोई कंपनी ब्रांड नहीं है, लोकल कंपनी की मशीनें हैं, ये भी आप जाके चेक कर सकते हो। और उसके बाद 2.5 करोड़ और 3 करोड़ के बीच में बाबा हरबंस सिंह जी के कार सेवा वाले सुरेंद्र जी ने लगा दिया। बेड भी की व्यवस्था, जो 60-70 लाख रुपए के बेड आए हैं, वो भी कार सेवा वाले ने लगा दिया। अगर 3 करोड़ रुपया हमने वहां पर लगाया है उसको व्हाइट वॉश करने में, उसको तैयार करने में, तो यही हम अगर बाबा जी को कहते कि हमको 1.5 करोड़ रुपए की मशीनें दिला दो तो हमारी जगह भी बच जाती और वहां पर डायलिसिस का हॉस्पिटल भी खुल जाता। और उसने एनजीओ ने टारगेट क्या किया है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि भारत सरकार ने एक स्कीम निकाली है। भारत सरकार ने एक स्कीम आयुष मंत्रालय है, वो उससे उस एनजीओ ने टाई अप कर लिया है और वो उनसे 1550 के हिसाब से मरीज से पेमेंट गवर्नमेंट से आएगी। उसमें 450 रुपया दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को जाएगी और 1150 रुपया जो है वो एनजीओ लेके जाएगा। जमीन हमारी, पैसा हमारा। हमने अभी बताया कि बिल्डिंग बना के दे दी 100 करोड़ की, उसके बाद वहां पर बेड हमारे लगे, बिल्डिंग में जो खर्चा हुआ 3-4 करोड़ वो हमारा दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हुआ। अगर हम 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया और लगा देते तो सारा पैसा दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक। यही असली गफला है। यहाँ पर असली गफला यही है। असली गफला क्यों साबित होता है? क्योंकि आपने फ्रंट की जमीन उनको दे दी जहां पर इमरजेंसी हॉस्पिटल बनना था 550 बेड का। आपने हॉस्पिटल का चुनावी, इन्होंने कहा कि ये कर दो तो हमको चुनावी फायदा मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं पता उनको कि आपके गले में हड्डी बन गई है। अब संगत को पता लग गया कि ये सारा चुनावी स्टंट है, क्योंकि लोकल संगत का वहां कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर ये अच्छा काम करते तो वहां पर लोकल संगत का पूरा इंटरेस्ट होता, पूरा सहयोग होता, लेकिन वहां पर लोकल संगत का कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें। दूसरी बात जो उस दिन संटी जी ने कही थी, अभी मैं सवालों में आ रहा हूं, लेकिन ये मौखिक बात आपको बता। संटी जी ने कहा था जो चंदर विहार से चलेगा और एक अटेंडेंस साथ लेके चलेगा, क्योंकि अकेला जो डायलिसिस वाला मरीज होता है वो अकेला नहीं जाता, आप सबको पता है, वो 2 को लेके चलता है। तो चंदर विहार से कम नहीं तो 400 रुपया उसको 3 व्हीलर पे बाला साहब गुरुद्वारा महारानी बाग आने में एक तरफ का है, और जाएगा तो 800 रुपया, और 4 घंटे उसके खराब होंगे। किसी का दिमाग खराब है कि वो इतनी दूर आके डायलिसिस के लिए 800 रुपया उनको देगा। और आपको आजकल मालूम है
600 और 800 में कई एनजीओ ने, कई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों में अपने लोकल गुरुद्वारे में 2-2 मशीन लगा के 600-500 रुपया वहां पर फ्री हो जाता है। उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था। और मैंने उस दिन एक बात और बताई थी, क्योंकि अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया है कि हमारा जो वह पुराना हॉस्पिटल है वहां पर 5 या 7 मशीनें वहां पर लगी हुई हैं। अगर ये गफला ना होता तो वहीं पर ये 20-25 मशीनें और लगा के उसको दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर ही चलाते, जिससे कि दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को पैसे भी आते और उसका नुकसान ना होता, और करोड़ों 100 करोड़ रुपया जो जमीन और हॉस्पिटल में लग के जो इनको दिया है वो भी हमारा बच जाता। आज हम उनके बंधक हो गए हैं। इसमें मैंने एक पॉइंट आपको लिख के दिया है, ये जो डॉक्टर वेंकट, मैं पॉइंट से नहीं लेता है, मैं पॉइंट पहले एक बता देता हूँ। जो डॉक्टर वेंकट है वो पता है क्या कहता है वहां की संगत में, कि इसमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कोई इंटरफेयर नहीं है। वहां पर जितने मुलाजिम भर्ती करेंगे हम अपने आप करेंगे, वहां पर कोई मेंबर घुस भी नहीं सकता। ये उस डॉक्टर जो वहां पर इंचार्ज बना है इस एनजीओ का, जो मैंने नाम बताया, उसका हेड है, और उसने सिद्धार्था एक्सटेंशन जो पॉकेट सी है वहां पर अपना किराए पे मकान ले लिया है। ये सारा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कहीं उसमें ना रहना, क्योंकि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं नाम नहीं लेता, एक मेंबर का, वो पता है क्या कह रहा है, अमन महाजन ने शायद वो दिया था इंटरव्यू, अमित महाजन ने, पता है क्या कह रहा है? कह रहा है, उसने पूछा कि ये आपने एनजीओ को दे दिया, और वो श्रोमणी अकाली दल का पोस्ट भी है उसके पास, आपने एनजीओ को दे दिया? कह रहा मेरे से मत पूछो, प्रधान जनरल सेक्रेटरी से पूछो कि दिया है कि नहीं दिया। उसने कोई पूछा कि आपका पप्पू कह रहा है ज्वाइंट सेक्रेटरी कि हमने दे दिया एनजीओ को, कह रहा मेरे को नहीं मालूम, पप्पू से जाके पूछो। मतलब ये गफले का एक सबूत मिलता है कि इसमें गफला हुआ है, और कोई छोटा मोटा नहीं हुआ है, बहुत बड़ा एक गफला हुआ है। अब मैं आपको पॉइंट में, क्योंकि अगर गफला ना होता, अगर इसमें सच्चाई से काम होता, तो सबसे पहले ये जनरल हाउस बुलाते और उसमें पास करवाते कि हम ये करने जा रहे हैं। मैं तो यहां तक इनको कहता हूं कि आप हॉस्पिटल शुरू कर देते 550 बेड का, संगत को कहते कि ये हॉस्पिटल जो है आराम आराम से बनेगा, जैसे जैसे पैसे आएगा, पहले 50 बेड का बनेगा, 3 करोड़ रुपए जो उन्होंने बाबा जी से लगवाया है, उसी से 50 बेड का हॉस्पिटल बना देते। वहां पर 1-2-8 मशीनें ले आते, बाईपास, क्योंकि जिससे संगत को फायदा हो। अगर 3 लाख 2.5 लाख में एस्कॉर्ट में बाईपास होता है, तो यहाँ पर 70-80 हजार में बाईपास होता, तो एक संगत के व्यक्ति को कम से कम नहीं तो 1,80,000 बचता, और गरीब आदमी 70-80 हजार रुपए में यहाँ से बाईपास करवा के जाते हैं। स्टंट की बात होती, 3 करोड़ में तो 1-2 मशीनें भी आ जाती, 50 बेड भी बन जाते वहां हॉस्पिटल, और संगत को आपको कह देते कि हमारे पास पैसे की कमी है, पैसे दो। और मैं दिल्ली की संगत, बाहर की संगत, अमेरिका, यूके, इंग्लैंड, इटली, कहीं पर भी, क्योंकि आज हमारी संगत बाहर के मुल्कों में बड़ी चली गई है, और दानवीर है, मैं उनको दानवीर कहूंगा कि जिसको फोन कर दो। अब ये कोरोना का सारा जो झंझट था, जो गुल्लक में गुरुद्वारे तो बंद थे, ये तनख्वाहें सारी उन्होंने भेजी है, एनआरआई ने भेजी है। आपको मैं आज ये भी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने उसमें, उनकी हिंदुस्तान के लिए बहुत ही लगन है और अपने धर्म के लिए बहुत लगन है। आप अच्छा काम करो तो आपको वहां से माला माल,
एक एक व्यक्ति दिल्ली में ऐसा पड़ा हुआ है, हिंदुस्तान में अगर एक एक व्यक्ति को आप कहते हैं 10-10 कमरे की जिम्मेवारी ले ले, वो 10-10 कमरे की जिम्मेवारी, लेकिन आपकी काम करने की नीयत नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा, इसका सबूत भी बताऊंगा क्यों नहीं है काम की करनी है। एक इसमें क्वेश्चन मैंने दिया है, चलो मैं साथ ही पढ़ देता हूं आपको कि इन्होंने 11वां नंबर देखो आप, जो ये इससे क्लियर होगा आपका। 11 नंबर देखो, इसमें मैंने लिखा है कि इन्होंने एक पैनल बनाया था पुराने हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल का। उसमें डॉक्टर कालरा, डॉक्टर मैनरी, डॉक्टर गोडेवाल और एक और डॉक्टर गिरेवाल था, उसका नाम मिस हो गया। 4 लोगों को इन्होंने पावर दी थी कि आप छोटा हॉस्पिटल देखोगे और बड़ा हॉस्पिटल देखोगे। वहां मीटिंग में भी हुई, मैं भी उन मीटिंगों में शामिल हुआ, जो 5-4 मीटिंग हुई, मैं भी गया। ये डायलिसिस का तो एट ए टाइम ये गुब्बारा सा निकला है, कोई किसी की नहीं थी। ये डॉक्टर जो चारों हैं, ये यहां से इसलिए आना बंद हो गए कि उन्होंने देखा कि कोई भलाई का काम नहीं हो रहा, सिर्फ चौधराट का काम हो रहा है और राजनीति का काम हो रहा है, तो ये आना बंद हो गए। और ये फ्री सेवा करना चाहते थे वहां पर, ये आना बंद हो गए। ये भी इनका एक सबूत है कि ये गफले की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने जो अपने दोनों मैन्युफैक्चर किए थे, 2013 का, 2018 का, मैं इनको कहता हूं कभी भी डिबेट कर ले मेरे से कि इन्होंने एक भी जो मैनिफेस्टो में कहा है, दोनों में एक भी इन्होंने काम उसमें नहीं किया। और मैं कहता हूं कि जब भी आके चैलेंज में दे रहा हूं इनको कि मेरे से आके बहस कर लें, और मेरे को अगर कोई काम किया है तो मेरे साथ आके बैठ के डिस्कस कर लें, डिबेट कर लें, क्योंकि डिस्कस करना तो बंद हो गई अब चुनाव का है, लेकिन आके डिबेट कर लें। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये देखो चौथा पॉइंट कि जितने अकाली दल बादल के लीडर हैं दिल्ली के और जो बाहर के भी हैं, अगर वो चंडीगढ़ जाते हैं, अमृतसर जाते हैं, तो जितना ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है वो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में बिल आता है, और गाड़ी भी जो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भेजती है। ये आपको चेक कर सकते हो। अभी आपके इनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने, ये नाम होता मेंबर बाट ने, अभी बाट ने टीवी, कौन सा टीवी चलता है, सारे टीवी में उसने कहा है कि सिरसा जी ने 1 महीने के लिए मेरे को बिठा के गए थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को पावर दे के गए थे, लेकिन 1 हफ्ते के बाद वो दोबारा वहां पर आ गए। लेकिन मेरे को जब पता लगा, क्योंकि इन्होंने 1400 लीटर का डीजल का बिल बना हुआ था, वो भट्ट साहब ने पूछ लिया कि ये 1400 लीटर का बिल खर्च कहाँ हुआ, 1400 लीटर। इसी वजह से सिरसा जी को वापस 7 दिन के बाद वहां आना पड़ा। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बट मेंबर भी है और वो काउंसलर भी है जमुना पार से, और अकाली दल का मेंबर भी है। मैं नहीं कह रहा कहीं सूचना। अब इसमें बताओ घोषणा है कि नहीं। अब आ जाओ, इनके 5 ओहदेदार हैं, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। उनके आगे हमारा स्टाफ तो अलग है, गुरुद्वारा दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, उसकी तो गिनती इतनी करो कि पूछो ना। इनके हर एक के पास अपने स्टाफ कम से कम नहीं 7-8 स्टाफ है, जिनकी हर महीने की तनख्वाह
कम से कम नहीं तो ये 5 ओहदे की, मैंने तो 15 लाख कम लिखा है, मेरे को अभी आ रहा था, कम से कम 25 और 30 लाख रुपया जारी, जाके चेक कर सकते हो। और अभी एक जो सेक्रेटरी जो पहले प्रधान का था, उसका नाम जीवन सिंह था, उसको 80,000 रुपया तनख्वाह जाती थी, 80,000 रुपया तनख्वाह जाती थी, गाड़ी भी देते थे, गाड़ी भी लेके जाता था दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। और जो सबसे बड़ी बात है, सेक्रेटरी के आगे 3-3 सेक्रेटरी। आज की डेट में प्रधान के पास कम से कम नहीं तो 8 या 10 सेक्रेटरी है। ये बताओ कि एक तरफ हमारा इतना बड़ा मैनेजमेंट है और पढ़े लिखे भी हैं हमारे लोग, जो कहीं सेवादार लगे हुए हैं, कहीं जत्थेदार लगे, कहीं क्लर्क लगे हुए, कहीं अकाउंट देखते हैं। क्या आप उनमें से नहीं ले सकते जो अपने पर्सनल भर्ती करके, जैसे पुराना प्रेसिडेंट गया 8 के 8 सेक्रेटरी चले गए, या तो परमानेंट हो। अब उनमें से कोई नजर नहीं आ रहा, जाके आप चेक कर सकते हो। मतलब कि 25-30 लाख तो उनको कुछ दिख ही नहीं रहा, गाड़ियों की तो बात मैं कर ही नहीं रहा। मतलब इससे बड़ी बात क्या होगी, ये तो एक सेवादार है, जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर हैं, वो सेवादार है, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन सेवादार को सच्ची सेवादार करनी चाहिए। ये नहीं कि आप 8-8 सेक्रेटरी, हैरान हो जाओगे, एक मंत्री के पास 8 सेक्रेटरी नहीं होते, कैबिनेट मंत्री के पास, उसके पास भी गिने चुने 2 वहां पर होंगे, 2 घर में होंगे, या ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 होंगे। और दफ्तर का तो आप देखो, दफ्तर जनरल सेक्रेटरी जाता है, अब प्रेसिडेंट का दफ्तर जाके देखो आप, जनरल सेक्रेटरी को, उसकी अभी बिजली के बिलों की बात नहीं कर रहा मैं, अगर वो करूंगा तो ये 1 करोड़ रुपए में हमें पड़ेंगे। ये 5 ओहदेदार 1 करोड़ रुपए पड़ेंगे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, अगर मैं बिजली की भी बात कर दूं और खर्चों की बात कर दूं। तो आप तो तनख्वाह नहीं ले रहे, आप तो फ्री सेवा करनी चाहिए, मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा, आप बता दो। अब मैं आता हूं इनका अगला पॉइंट। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने, हमारे लिए पंजाबी हमारी मृत भाषा है, माता के समान है। इनसे पूछो कि आपने 8 साल में हमारे जो छोटी कॉलोनियों पे भाई है, जैसे रघुवीर नगर है, तिलक विहार है, कल्याणपुरी है, संगम विहार है, कहीं पर भी पंजाबियों के लिए कोई स्कूल की व्यवस्था की है? कि मैं कहता हूं स्कूल की व्यवस्था न हो, कहीं पर किराए लेके छोटे मोटी आपने एक टीचर रख देते जो उनको पंजाबी सिखाता, जिससे कि हमारी पंजाबियों की महक और बढ़ती, हर एक को पंजाबी आनी चाहिए। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये कहीं गए ही नहीं, इन्होंने तो सिर्फ ये किया कि जहां पर मेरी राजनीति है वहां पर पैसा भी खर्च कर दो। क्या हम ये बताओ इनका हक क्या बनता? चलो मैं डायलिसिस पे ही आ जाता हूँ, ये जो हॉस्पिटल बना रहे हैं इनका 1 रुपया नहीं लगा, 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपया बाबा कार से वाले, वो कहते हैं जब संतों को बताते हैं बाबा कार से वालों पर लिया, जो बिल्डिंग बनी वो भी बाबा कार से वाले ने बनाई, हरबंस सिंह जी ने, जो अब वहां पर बेड लगे हैं इनके पास बेड के पैसे नहीं थे, वो भी बाबा हरबंस सिंह कार से वालों ने, बचन सिंह जी ने किया। तो आपने किया क्या? आपने तो पता नहीं एग्रीमेंट जो किया वो भी संगत को नहीं दिखा रहे आप, कितनी हैरान की बात। डॉक्टर कालरा ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਾਲਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ? हाँ जी, मैं ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ? वो डिस्कस ये होया थी, समझ लो पिछले साल हुई थी, उसी 550 बेड दी हॉस्पिटल का डिस्कस। ਉਹਦੇ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? है जी, ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? मिनट बनाते हैं ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ आपने पता तो है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ नहीं मैं ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਮਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ नहीं मिनट से बनाते हूं। मैं कह रहा मैं आज 4 दिन हो गए मेरे भरा जी, पहली मार्च को मैं 10 सवाल पूछे, मैं सिर्फ इतना ही पूछा कि ਤੁਹਾਡਾ एग्रीमेंट की होया ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਪੰਜ ਨੇ?
ਅਮਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਪਰ 50 ਵਾਰੀ ਮਿੰਟ ਸੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਐਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋ ਪੰਜ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਵੀ 50 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿੰਟ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਈ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਜੀ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਆਲੇ ਚੱਕੇ? हाँ वो तो हम दे देंगे, अगर अगले निकाल के दे देंगे आपको मिनट। अगर मैंने मिलन के थे मैंने तो हाले तक एग्रीमेंट नहीं मिल रहे। हाँ तो ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ। हाँ जी ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ नहीं, चंडीगढ़ दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं जगता जी। नहीं कोई काम नहीं। दिल्ली से अमृतसर जरूर है एक ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਅਸੀਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਂਕਟ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਆਪਣੇ ਮਤਬਲ ਦਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 2013 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 30,000 ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਿੰਬਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ 1860 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਜੱਜ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਪਏਗਾ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਲੁਕਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਤਲੁਕਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਸਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਟੁੱਟਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਇਖਲਾਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਸਰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 550 ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ? ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਨੀ ਦੀ ਵੀ, ਸਭ ਦੀ ਖਾਰਿਜ, ਸੰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਸੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਪੜੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਰੋਸ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾਟ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਹੁਤ 2-3 ਹੀ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਉਹ ਆ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ हिंदी ਚ बोलो, मैं तो पंजाबी ਚ ही बोलता। लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने इनसे पूछा है कि दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खर्चे पर कोई नया स्कूल बनाया, कोई नई बिल्डिंग बनाई। मैं गुरु बाबा हरबंस सिंह जी की नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने किसी खर्चे पे बनाई, मेरे को जवाब चाहिए। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, दिल्ली सिख गुरुद्वारा
एक मिनट, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हमारे जो वजीर हैं, जो हमारे सेवादार हैं, जो हमारे ग्रंथी साहबान हैं, क्योंकि सारा मैनेजमेंट तो वो चलाते हैं, कि इनके बच्चों को जो आपके अंतर्गत गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल आते हैं, जितने स्कूल है, क्या फ्री शिक्षा उनको आपने दी? क्या उनको हेल्थ, अगर उसकी तबीयत खराब है, क्या उन्होंने ऐसा प्रोसीजर लगा? मैं तो इनके हॉस्पिटल की बात करूं कि वो वहां पर जाके फ्री इलाज कर सकते हैं। आप प्रेस वाले भाई हो, कंपनियों में भी देखा आपने, जो मुलाजिम होते हैं उनके लिए सारा इंतजाम किया जाता है, पता है, कईयों पे तो लाखों, अब तो प्राइवेट कंपनियां सारी, लेकिन जो हमारे लिए वजीर सेवादार, उनके बच्चों के लिए भी इन्होंने फ्री शिक्षा का इंतजाम नहीं किया, उनके हेल्थ का कोई इंतजाम नहीं किया। जाके पता कर सकते हो। वसंत विहार स्कूल था, उसकी जमीन थी। आजकल तो स्कूल वाले चाहते हैं हमारे पास जमीन हो, हम वहां पर खेल कूद करें, हम वहां पर क्रिकेट खिलवाएं, वहां पर हॉकी खिलवाएं। हर स्कूल का यही होता है ना कि हमारी टीम फर्स्ट आए, लेकिन इन्होंने जो जमीन थी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने एक जिम को दे दी, स्विमिंग पूल को दे दी, आज तक कितना उसमें से प्रॉफिट आया है? मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूं। ये हो गया। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ पुराना हॉस्पिटल, उसमें चलना है तो आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। आज का रखना है आज का रख लेना, नहीं तो अभी मैं जो 7 मार्च का बताने जाऊंगा उस दिन का रखना है, उस दिन मैं आपको बता दूंगा। वहां पर इनकी अब 2 दिन में ये ठीक करा दे तो अलग बात है। आज एक्सरे की मशीन 6 महीने से खराब है, उसमें 17,000 रुपया खर्चा आना था, 17,000 रुपये में इन्होंने ठीक कराई, उसके बाद फिर खराब होगी 3 दिन बाद, और आज की डेट में भी खराब है। और वहां पर 4 लोग काम करते हैं, उनकी तनख्वाह सुन के हैरान हो जाओगे। उनकी कम से कम 30-30 हजार रुपया तनख्वाह है, क्योंकि 24 घंटे की है, और वो कपड़े डाल के आते हैं, चेयर पे बैठ जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं और चले जाते हैं। और अगर देखनी है, क्योंकि कल और परसों ये ठीक ना करा दे, अभी मेरे साथ चल के देख सकते हो कि वो मशीनें वहां पर खराब है, चल के देख सकते हो। ये ना कहना बर्बाद झूठ बोल रहे हैं। अभी गाड़ी हमारी खड़ी है, बेशक बैठ के जिस टीवी वाले ने चलना है तो हमारे साथ चलना, मैं खुद जाके दिखा दूंगा। और उसमें एक और बात बता रहा हूं आपको, सिरसा जी 3/3/2021 को अभी गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल, जहां पर डायलिसिस हो रही है, जो हॉस्पिटल बन रहा है, वहां पर दौरा करने गए थे। तो पुराना हॉस्पिटल जो है, वहां के डॉक्टरों ने इनका गिराव किया, क्योंकि उनका 30-40 लाख रुपया उनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं। तो सर ना, इसने सिलसिले ने बुला के एमएसओ को ये कहा कि 20 लाख रुपया मैं 2 या 3 दिन में भेज रहा हूं, आज तक पहुंचा नहीं है। मतलब कि हर बात पे झूठ कहना ये शोभा नहीं देता प्रबंधकों को। अब मैं लास्ट में, जब मैं इनसे इस्तीफे की बात कह रहा हूं, एक सेवादार था, उसका नाम गोल्डी है, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा क्योंकि कहीं उसकी पे ना इंक्वायरी हो जाए। उसने इनको मशीन कैंसर की दी है, आज 4 साल हो गए, 3.5 या 33 लाख और 35 लाख उसकी कीमत है। और वो आज मशीन जो है धूल चाट रही है वहां पर, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ है। और नहीं है तो आप मेरे साथ चलो, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, मैं अभी आपको दिखा दूंगा चल के कि 33 और 35 लाख रुपए की मशीन गोल्डी जी ने दी है, और इन्हीं के कहने पे दी है। आज वहां पर धूल चाट रही है,
उसका कोई उपयोग नहीं हुआ है। चल के मैं आपको दिखा सकता हूं, क्योंकि वो तो मशीन वहीं की वहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इनको कि आपने सिर्फ जो है राजनीति की है, और जो 550 बेड का हॉस्पिटल बनना था वो 100 या 80 डायलिसिस की मशीनें तक सीमित हो गया है। यही इसीलिए आपका बनता है कि आप काम नहीं कर रहे तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए सभी को, क्योंकि आपने कोई ऐसा काम करके दिखाया नहीं संगत को जिससे कि आज आप उस कुर्सी पे बैठ सकते हो। तो ये मैं कहना चाहता हूं। अब मैं आपके आगे 7 मार्च का प्रोग्राम बता रहा हूं आपको। 7 मार्च को सभी गुरुद्वारा सिंह सभाएं जो दिल्ली की हैं वो काला दिन मनाएंगी, और साथ में हमारे मेंबर जो है वो भी काला दिन मनाएंगे, और हम 3 बजे बाला साहब गुरुद्वारे इकट्ठे होंगे। वहां पर हम जहां पर इन्होंने डायलिसिस का किया है वहां पर खड़े होके हम संगत को बताएंगे, पट्टी हम लगाएंगे काली, जिससे कि 3 से 4 बजे तक हम वहां बैठ के अगर वहां पर हम संगत को बताएंगे, रोज प्रकट करेंगे। उसमें हमारे मेंबर भी होंगे और केंद्रीय गुरु सिंह सभा की तरफ से ये प्रोग्राम चाका किया है। ਬਰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ? ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। पहली गल तो जगतार जी, मैं बाला साहब गुरुद्वारा सिर्फ मत्था टेकन जाता हाँ। सुनो ना, इन्होंने जो इल्जाम लगाया उस तो बाद उत्थे चेक भी कराया है। वो जो आरोप लगाया थी उस मेंबर ने लगाया थी, जब मैं उन्हें जवाब दिता तो उस तो बाद उसका कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वो झूठ। हुण आप मेरा काले फोन आप देखो, एक मेंबर कह रहा है जदों अमित इन्हें महाजन ने उसका इंटरव्यू लिता, बिट्टू जी सुनने की गल है, एक मेंबर कह रहा है जेड़ा मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़िया है 2017 वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन ही नहीं लड़िया। उन्हें क्या देखा आपने? गुरु महाराज के स्थान ते दमदमा साहब ते बैठ के जेड़ा मेंबर झूठ बोल रहा है, उन्हें क्या तू तीसरे नंबर ते दी? कहना नहीं मैं नहीं लड़िया, वो तो विक्रम सानी लड़िया, जितेंद्र सानी लड़िया। उन्हें फिर किया कि आप ही लड़ो, कहना नहीं मैं नहीं लड़िया, वो तो जितेंद्र सानी लड़िया। आप क्लिप देख लो, देखिए। तो जेड़े दमदमा साहब बैठ के झूठ बोल रहे हैं उन्होंने सेवा की करनी। आप दूसरी गल सुन लो, एनजीओ के बारे पूछ रहे हैं, उसका ज्वाइंट सेक्रेटरी कर रहे एनजीओ को दे दी थी। उनमें आपको नाम दिखा देती नाम एक बार दोबारा दस देना, नाम क्लियर हो गया। देखो नाम मैं आपको दस जरूर है, पहली गल तो सुन लो, लेकिन नाम दे नाल मैंने ये पता इदा जुड़दा नाम ही है ये लेकिन हाँ, निप्रो NIPRO रोनल RONAL केयर CARE, क्योंकि मैंने फिर कल कहना मरवा था उधर तो नाम हो रहा है, तो इसका क्योंकि ये धर्म का काम है तो ऐसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं इसी करके प्रेस शुरू करने से पहले किया है कि आप कुछ भी मेरे को पूछ सकते हो, मैं हर एक का जवाब दूंगा, क्योंकि 8 साल में उन्होंने को मरवा साहब ने कहा ना गफला होया, 8 साल में एग्जीक्यूटिव भी रहा, मैं मेंबर भी रहा, मैंने इधर आपके हर मेंबर को 6-6 लाख रुपया भी हर साल का मिलता है। उन्होंने को कि मरवा साहब को दस दो कि करप्शन का एक निक्का पैसा दस दो, एक निक्का पैसे की बात कर रहा हूँ, तो मैं राजनीति गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर को इस्तीफा दे हाँ जी। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हर मेंबर को 6 लाख रुपए का फंड देंगे। वो मेंबर की मर्जी है, साल का ही कह रहे नहीं, वो मेंबर की मर्जी है
कि वो किसी ਨੂੰ भी दे सकता है, चाहे अपने किसी रिश्तेदार के नाम से चेक ले लवे, वो चेक कैश हो जाए तो रिश्तेदार को वापस भी ले लवे। बेईमानी का तो कोई पता नहीं ना, वो उन्होंने पावर हैगी है, किसी के बच्चे की फीस है उन्होंने लेकर दे सकता है कि फीस 10,000 रुपया दे दो, किसी की ब्याह शादी हैगी है उन्होंने 10,000 रुपये का चेक दे सकते हैं अभी, वो जाके अपना आधार कार्ड दिखाए उतो जाके चेक बनवा के, कई बार कैश भी दे देंगे, जनरल सैकटरी साइन कर दे तो कैश भी दे देंगे, ते वो 6 लाख रुपया समझ लो मैंबर का है, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਰਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ 6 ਲੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋੜੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਜਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, मैं सिरदर्दी नहीं रखता। और उस तो बाद कोई आंदा उन्होंने भी मैं अपने कोलों 10,000 5,000 20,000 जो बढ़ता है या उसकी रोटी का इंतजाम कर देता, मैं वो भी कर देता। मेरी गल तो छोड़ो। हाँ जो एनजीओ को काम दिया गया है, हाँ। आजकल बड़े बड़े प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल पे चल रहे हैं, हाँ जी। सभी आपको इस पे ऐतराज है? इतराज है? पीपीपी मॉडल पे दिया गया इस पे ऐतराज है? नहीं। या आपको इसमें इसकी जानकारी नहीं थी, इस पे ऐतराज है आपको? नहीं, मेरे को सबसे पहला इतराज आपको बताऊं कि जनरल हाउस में इसकी परमिशन लेनी चाहिए। दूसरा इतराज ये है कि जब वहां पर हम 3 करोड़ बाबा जी का लगवा रहे हैं, बिल्डिंग हमारी है जो हमने बाबा हरबंस सिंह जी ने बनाई है, तो जब 3 करोड़ लगा रहे हैं तो 1.5 करोड़ रुपए की और मशीनें लगा के जगह भी अपनी रहती, और जो आयुष मंत्रालय से 1550 रुपया आता वो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अब हमारी जगह भी चलेगी, 100 करोड़ की जगह है वो कम। मेरे को और कोई इतराज नहीं, ये अगर करते बेसमेंट में कर सकते थे, हमारे पास जो हॉस्पिटल बन गया उसके पीछे भी बड़ी जगह है, और फिर जो पुराना हॉस्पिटल है उसको डायलिसिस कर देते, ये जो हॉस्पिटल था इसको आगे लग जाते। क्योंकि मैंने बार बार क्यों कह रहा हूं कि इमरजेंसी जो है, आप मैक्स में चले जाओ, एक्सकोर्ट में चले जाओ, सुन लो मेरी बात, आप जीबी पंथ में चले जाओ, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी हॉस्पिटल में जाओगे, जैसे ही घुसते, जब इमरजेंसी आता है आदमी घुसते ही उसका फार्म और उसको एकदम वहां पर कमरे बने होते हैं जिसमें जाके ले जाते हैं, उसको फटाफट बीपी चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, उसकी हार्ट की वो ईसीजी लगा देते हैं, जिसको हार्ट का है, जिसको और बीमारी है तो उसको और इंजेक्शन दे देते हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि इन्होंने फ्रंट की जगह डायलिसिस वालों को दी क्यों? अरे जहां पर 550 बेड का हॉस्पिटल बनना है, डायलिसिस की मशीनें तो रजौरी गार्डन गुरुद्वारे में लगी है, 2 या 3, बिट्टू जी आपको पता होगा, 2 या 3 वहां लगी है, वो वैसे 500-600 रुपया लेते हैं, बाकी फ्री। दूसरी बात मैंने कही, डायलिसिस की मशीन लगानी थी 40-50 लगा के, जैसे गोविंदपुरी है, कालका जी है, लाजपत नगर है, कल्याणपुरी को भी जोड़ लो, ये लोग आ जाते वहां से फ्री, वहां से करा देते फ्री। अब जो चंदन विहार से आएगा वो 800 रुपया खर्च करेगा और वहां लोकल चीज, और फिर सरकारी हॉस्पिटलों में डायलिसिस फ्री है। आपको पता है सरकारी जिनके रेड कार्ड बने, क्योंकि मैं तो एमएलए भी रहा ना, तो जिनके रेड कार्ड है उनको फ्री है, उनको डायलिसिस के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो फिर जब इतनी सहूलियत है, एक तरफ 550 बेड का हॉस्पिटल, एक तरफ 70-80 डायलिसिस के, और फिर डायलिसिस के मरीज कितने हैं? एवरेज देखो ना, डायलिसिस के अगर दिल्ली में 1 करोड़ 34 लाख 35 लाख आबादी है, तो उसमें डायलिसिस के तो 1% बनेंगे, और जो बाईपास कराने वाले, हार्ट अटैक कराने वाले हैं, वो उनको फायदा होगा। एक सवाल ये है कि लोग बड़ी ये सर एनजीओ को जो दिया है, इसका कितना % शेयर दिया गया है या पूरा काम ही एनजीओ को दिया गया है? मैं कह रहा हूँ इनका कोई उसमें देख रेख नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं है, और इनको सिर्फ 450 रुपए मिलेंगे और वो 1150 रुपए। देखो इसका अभी आपको और जवाब दे देता हूँ। जमीन हमारी
बिल्डिंग हमारी 100 करोड़ की, उसको बनाने में 3 करोड़ रुपया हमने लगाया। हमारा कितना हो गया? 100 और 3 103 करोड़ रुपया। और उसका कितना लग रहा है? 1.5 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में। मैं ज्यादा बता रहा हूँ क्योंकि ये रिजेक्ट मशीनें आई हैं, जाके चेक करते। और लोकल मशीनें हैं, जो असली ब्रांड की मशीनें हैं वो 4 लाख की है, ये लोकल मशीनें हैं। अब बताओ, एक तरफ तो 103 करोड़ रुपया और उसको तो मिल रहा है 450 रुपया, और दूसरे को मिल रहा है 1150 रुपया। तो बताओ आप, ये बेइंसाफी है कि नहीं? इसमें गफला है कि नहीं? और फिर उसको फ्रंट की जगह दे रहे। अगर गफला ना होता तो आप पीछे भी दे सकते थे, पुराने हॉस्पिटल में दे सकते थे। अच्छा, उसने अभी पता क्या कहा कि यहाँ तो सिर्फ डायलिसिस होगा, कोई आईसीयू नहीं बनेगा, और अगर किसी की तबीयत खराब होगी तो उसको कहाँ लेके जाओगे? आप पूछो। मार्बल साहब, बड़ी आस्था, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ संगत जो है वो अपने दशवंध जो है वो गुरु घर में डालती है। सवाल यह है, जिस तरह से आपने सवालात उठाए हैं कि इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, तो लगता नहीं है कि ये जितने सवालात आपने और जितने इल्जामात आपने लगाए हैं, इसको लगाने में या इनको सवालों को उठाने में थोड़ी देर हो गई? और दूसरा सवाल मेरा ये है इसके साथ में ही कि अब चुनाव आने वाले हैं, और अगर संगत जो है वो आपको मौका देती है, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली को मौका देती है, आप उनके साथ नहीं हैं, तो आप जो है पैसे का दुरुपयोग ना हो। जिस तरह से यहाँ पर आपने ओहदेदार बताए हैं कि ओहदेदारों के सेक्रेटरीज के ऊपर ही 15-15 लाख रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, तो इस पर आपका आगे का क्या जो है वो रोड मैप होगा? देखो, पहला सवाल तो आपका, जो मैं उस दिन से जुड़ा हूँ कि आप जुड़े हो, क्योंकि मैं इतना इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखाता था। जब मैंने देखा, सुनो, नहीं तो मैं तो कब का प्रधान भी बन सकता, जनरल सेक्रेटरी भी बन सकता, सब कुछ बन सकता हूँ, मेरे में इतनी कैपेसिटी है। लेकिन मैंने कहा, क्योंकि मेरा काम जो है लोगों की सेवा की तरफ, और बेईमानी की तरफ मैं जाता नहीं हूँ। पहला तो सुन लो। अब क्या है, जिस दिन सरना साहब ने वहां पर अरदास की, मैंने उनको पहले कहा कि आप अरदास करोगे तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मेरे को ये चाहिए कि 550 बेड का वहां पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, जिससे कि अपोलो चले जाओ, पहले पैकेज 3 लाख का दे देते हैं बाईपास का, बढ़ता बढ़ता 4 लाख 4.5 लाख, कोई बात छुपी तो नहीं आपसे ना, पैसे आते रहे तो बढ़ाते जाएंगे, कभी आईसीयू में ले जाएंगे। मेरा ये मकसद था कि गरीब आदमी 70-80 हजार रुपए में अपना बाईपास करा ले। उसको कितना फायदा हो गया? 2,20,000 का। तब मैंने जब देखा ना कि ये बिल्कुल ही करप्शन की तरफ ही जा रहे हैं, मैंने आपको डॉक्टर का पैनल नहीं बताया 4, और उन्होंने पूछा था क्वेश्चन कि वो चारों डॉक्टरों ने बंद कर दिया। मैं भी मीटिंग में जाता था, हम सिर्फ जाते थे 550 हॉस्पिटल वाली मीटिंग में। ये पता नहीं कहां से एकदम क्या हुआ, ये नहीं समझ आई। गफला तो तभी कह रहा हूं ना, ये समझ ही नहीं आई हमारे। हुआ क्या, एक तरफ आप 550, आप आटे में थोड़ा सा नमक डाल के पराठा बना सकते हो ना, सारा नमक डाल दोगे तो पराठा नहीं बनेगा। आप एक तरफ तो 550 बेड का कह रहे हो, एक तरफ आप डायलिसिस तक आगे सीमित हो गए 8 साल में। दूसरी बात जो कह रहे हो आप, मैंने सरना साहब को पहले कह दिया है कि ये सेक्रेटरी कोई भी नहीं रखेगा, ज्यादा से ज्यादा सेक्रेटरी रखना है, वो भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुलाजिम होगा, उसको अपने दफ्तर में रखो। पढ़े लिखे भी हैं, मुलाजिम हो गए, उनको रखो। कहते हैं ठीक है सर। और स्कूलों की भी फीस में हमने कहा है कि कम से कम नहीं 50% फीस कम होनी चाहिए। अभी स्कूलों पे नहीं आया, अगली मीटिंग में मैं आपको स्कूलों का बताऊंगा कि स्कूलों की फीस कितनी है और वहाँ कितनी। आप क्योंकि आपका भी समय ज्यादा हो गया, मैंने कहा आप चाय पानी सब तैयार होके जाना। 1 मिनट संटी जी धन्यवाद कर देंगे। जय संटी धन्यवाद कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं सिर्फ एक आपने एक क्वेश्चन पूछा था बहुत बढ़िया, मैं सिर्फ उसी का आंसर देता हूँ। अगर कोई और पूछना चाहे तो मैं उसका भी दे दूंगा। आपने वो एतराज पूछा था कि एतराज किस बात को लेकर है, जिसका एक जवाब इन्होंने दिया कि एतराज इस बात को लेकर है कि इन्होंने जनरल हाउस कॉल नहीं किया, जनरल हाउस को बुलाकर उसमें इस बात की परमिशन नहीं दी कि ये यहाँ पर हम हॉस्पिटल ना बनाकर डायलिसिस सेंटर बनाएंगे और थ्रू एनजीओ चलाएंगे। असली बात, दूसरा एतराज इस बात का है कि जब
सरना साहब ने अपनी कमेटी के टाइम इसी तरह का एग्रीमेंट किया था 550 बेड का हॉस्पिटल बनाने का। उस समय तो इनको इतराज था कि ये एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, किसी एनजीओ के साथ टाई अप नहीं करना चाहिए, ये खुद गुरुद्वारा कमेटी को चलाना चाहिए। आज मुझे इतराज ये है कि जब इतना बड़ा हॉस्पिटल एक एनजीओ के साथ हम चलाने की कोशिश कर रहे थे, तो तुम एक छोटा सा डायलिसिस सेंटर भी अपने आप में नहीं चला पाए। उसके लिए तुमने आज एनजीओ के साथ एग्रीमेंट कर लिया। आज श्रोमणी अकाली दल बादल का एक भी मेंबर, एक भी कार्यकर्ता उसके विषय में नहीं बोल रहा। आज वो कोर्ट में नहीं जा रहा कि इस एनजीओ के साथ एग्रीमेंट क्यों किया गया, ये डायलिसिस सेंटर क्यों बनाया गया, गुरुद्वारा कमेटी से खुद ऑपरेट क्यों नहीं कर रही। मेरा सबसे बड़ा एतराज इस बात का है। थैंक यू।